ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम प्रहार में अब दूसरी खबर पे बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है, मानसून सत्र से पहले महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण देने के लिए जरूरी परिसीमन बिल या 131वां संशोधन पास करवाने के लिए सरकार के प्रयासों पर आज हम बात करेंगे। सरकार का प्रयास है कि इस सेशन में यानी मानसून सेशन में या नहीं तो मानसून सेशन से पहले हो सकता है विशेष सत्र बुला करके इस अमेंडमेंट को पास कर लिया जाए। जो नीट री एग्जाम है, नीट री एग्जाम पर हमने अभी बात की है और उसके बाद हमने मुहर्रम पे भी बात इसके बाद करेंगे। लेकिन महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण देने के लिए जो संकल्पित सरकार है, उनके सामने अपने वादे को पूरा करने के लिए आने वाली दिक्कतों और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से हो रहे प्रयास जो है वो नाकाफी अभी तक लग रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के लिए सरकार को पहले लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करना है, जिसके लिए संविधान को संशोधित करना है। यानी 131वां संशोधन जो है, संशोधन विधेयक तैयार है 2026, लेकिन उसे पास कराने में पिछले अप्रैल में सरकार के पसीने छूट गए थे, लेकिन पास नहीं हो पाया था। जरूरी नंबर के अभाव में सरकार ने इसे पिछले सत्र में पास करवाने में सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार सरकार इसे पास कराने में कोई कोर कसर छोड़ना भी नहीं चाहती। इसी संशोधन के प्रावधान के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना है। इनका एक बड़ा उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण इसी वर्ष से यानी 2026 से, क्योंकि पहले जो है ये 2034 के चुनाव से इसे लागू होना था, लेकिन अब इसे इसी 2029 के चुनाव में लागू करना है, इसलिए सरकार थोड़ी हड़बड़ी में दिख रही है। अप्रैल 2026 में यह बिल इसलिए गिर गया था क्योंकि विपक्ष के अलावा डीएमके और टीएमसी समेत कई क्षेत्रीय दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। लेकिन अब इन दोनों दलों का गणित विधानसभा चुनाव के बाद से बदल चुका है। अप्रैल 2026 में यह बिल लोकसभा में 54 वोटों से गिर गया था, यानी 54 वोट कम पड़ गए थे। लेकिन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के गणित जो बदले हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल को पास कराने के लिए जो जरूरी नंबर है उसका जुगाड़ एनडीए कर लेगी, दोनों हाउस में कर लेगी। लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए एनडीए को 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। अप्रैल में जब बिल 54 वोटों की कमी के कारण गिर गया था, तब लोकसभा में 528 वोट पड़े थे। सांसदों ने वोट डालने के बाद जो गिनती हुई थी उसमें 298 वोट जो है एनडीए को मिले थे और 230 इंडी गठबंधन को। लेकिन आज की स्थिति में जब डीएमके इंडी गठबंधन से बाहर हो चुकी है और एनडीए को समर्थन करती दिख रही है, टीएमसी में फूट हो चुका है और उनके 20 सांसद अलग होकर एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना अपने 9 सांसदों के साथ भी बिल के समर्थन में दिख रहे हैं। इन सभी सांसदों की संख्या को भी यदि मिला दें तो भी एनडीए का आंकड़ा 349 यानी 350 के नीचे तक ही है, जबकि बहुमत के लिए 360 का आंकड़ा चाहिए, यानी 2/3 360 चाहिए। एनडीए के सामने चुनौती बहुमत के लिए जरूरी 11 सांसदों का जुगाड़ करने का है और इसके लिए उनकी नजर एनसीपी शरद पवार के 8 सांसदों के साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस के जो 4 सांसद हैं वो और 6 से 7 जो निर्दलीय सांसद हैं उन पर उनकी नज़र टिकी हुई है। लोकसभा में पार्टी के सामने 11 सांसदों की जो कमी है उस कमी को पूरा वो करेगी कि नहीं करेगी, इस पर चर्चा करेंगे हम। और 161 का आंकड़ा राज्यसभा में पाने के लिए एनडीए के सामने जो चुनौती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि राज्यसभा में चुनौती कोई बहुत बड़ी नहीं है, उनके पास 146 सांसद हैं और आपके 7 सांसद भी उसमें शामिल हैं। 32 सांसद जो ऐसे हैं राज्यसभा में जो किसी भी दल में नहीं है, ना इंडी गठबंधन में है ना एनडीए में है, तो ऐसे में वहाँ पर जुगाड़ना बहुत आसान है। वहाँ पर जो है राज्यसभा में वो अपने अंक को पार कर लेंगे। तो आज हमारे विशेषज्ञों से हम जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे 3 प्रश्न आज हमने बनाए कि क्या एनडीए 131वां संशोधन पास करवाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जरूरी नंबर का जुगाड़ कर लेगी? क्या वन नेशन वन इलेक्शन पर एनडीए के भीतर भी अभी नहीं बन पाई है सहमति? दूसरा सवाल है, क्योंकि यह संशोधन उससे भी जुड़ा हुआ है, क्या इंडी गठबंधन से अलग हुई डीएमके परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर करेगी एनडीए का समर्थन? और क्या आखिरी सवाल कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए मजबूरी में कर रहे हैं एनडीए का समर्थन? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। एक बार मैं चाहूंगा कि अगर रोशन जी हमारे साथ हैं, रोशन गौर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे आज हमारे साथ में हैं। रोशन जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मैं सुन रहा हूं आपको। रोशन जी, इस मुद्दे पर हमने पहले भी चर्चा की है आपसे आपके चैनल पे। अभी जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो
शायद बीजेपी से उनकी बातचीत हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी से पहले जो अभी जो खबर आ रही है कि शिवसेना में के 6 सांसद पहले तैयार थे एनडीए को समर्थन देने के लिए, और जो उद्धव ठाकरे थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने के लिए 6 सांसदों के साथ हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि शिवसेना पूरी की पूरी जो है एनडीए को समर्थन कर देगी। क्या इसी तरह की खबर जो है दूसरे जो दल है वाईएसआर कांग्रेस है उसके साथ भी है? क्या एनसीपी के 8 सांसद हैं? क्या निर्दलीय से किस तरह की, चूंकि आप लंबे समय से संसद को कवर कर रहे हैं, जरा अपने अनुभव से और लोगों से जो आपकी दिन भर बातचीत हुई है उसके आधार पर बताएं कि अभी जो है इसको पास कराने के लिए 11 सांसदों का जुगाड़ जो है वो एनडीए कैसे कर रही है? देखिए, ये इस वक्त महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हम जो 2/3 मेजोरिटी अगर हम पा लेते हैं तो परिसीमन विधेयक पारित हो जाएगा। और जैसे आपने कहा कि वो 363 नंबर चाहिए सरकार को। 360 ही चाहिए सर, 360। हाँ, अगर उसमें नंबर कम होते हैं तो 360 चाहिए, अदरवाइज फुल स्ट्रेंथ अगर 3 तो खाली है ना सर अभी तो, वहाँ तो हाँ, लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 सीटें रिक्त हैं जी। तो 360 चाहिए। तो अभी टीएमसी का जो हाल वो आपने देख लिया, उसके 20 सांसद इधर आ गए, लेकिन अभी 2 और हैं जो और आने हैं। जो शिवसेना है, शिवसेना के 6 तो आ चुके हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है कि हम शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके साथ हम मर्ज हो रहे हैं। तो अब उद्धव ठाकरे समर्थन करें न करें, उनकी पार्टी समझो कि टूट चुके हो। एक आध दिन में उसके अनाउंसमेंट, क्योंकि कल उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में भी एक संसदीय दल की बैठक बुलाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें ये 6 लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो उससे पहले कि वो उनको वो अयोग्य घोषित करें या उनकी चिट्ठी लिखें लोकसभा अध्यक्ष को, हालांकि आज अरविंद सावंत और गए थे आज लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए कि इनको अयोग्य घोषित कर देना अगर ये आते हैं, लेकिन हो सकता है उससे पहले उनका निर्णय आ जाए कि वो मर्ज हो गए हैं, क्योंकि 2/3 की जो जरूरत है वो हो जाती है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 25 से 26 जो सांसद हैं वो ऐसा लगता है कि शायद वो भी उसका ममता बनर्जी वाला हिसाब होने वाला है। वो भी शायद टूटने वाले हैं। अगर वो नहीं टूटते हैं तो अखिलेश यादव को, जैसे हमने कल चर्चा की थी कि वो अखिलेश यादव या तो समर्थन कर दें एनडीए का कि हम परिसीमन विधेयक में आपका समर्थन कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि महिलाओं का, नारी शक्ति का विरोध करने की अब किसी भी दल में क्षमता नहीं है। तो हमने अभी पश्चिम बंगाल चुनाव में देख लिया। एक और इसमें डेवलपमेंट होने वाला है, वो है दक्षिण में डीएमके में। डीएमके में भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही है कि शायद ऐसा टूट फूट हो सकती है। तो इस बार मानसून सत्र से पहले एनडीए अपना जो भी उनकी जितने नंबर उनको चाहिए 360 चाहिए, उन पूरे जुगाड़ करने के बाद ही मानसून सत्र बुलाएगी और उसके बाद ये परिसीमन विधेयक मानसून सत्र से पहले विशेष सत्र बुलाने की भी बात चल रही है। चर्चा है, विशेष सत्र एक चर्चा है, पर मुझे लगता है कि अब उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज 16-17 तारीख हो गई है और मोस्ट प्रोबेबली 20-22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि विशेष सत्र होगा इसमें, क्योंकि जो उसकी कंडीशन होती है कि आपको सत्र बुलाने से पहले कम से कम 15 से 20 दिन का समय चाहिए होता है। तो आगे हालांकि समय है अभी, पर मुझे लगता है कि अब जरूरत नहीं होगी, मानसून सत्र ही बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सरकार चाहती है, यानी बीजेपी चाहती है कि एनडीए का जो समर्थन है 2/3 मेजोरिटी हो जाए, ताकि जो बजट सत्र में बिल गिर गया था और 298 से ज्यादा वो नहीं कर पाए थे, पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन पूरा विपक्ष एक तरफ था। तो इस बार टूट फूट हो गई है, शुरुआत हो गई है, टीएमसी की हो गई, उद्धव ठाकरे की हो गई, अभी डीएमके की होने वाली है, समाजवादी पार्टी की होने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि मानसून सत्र से पहले एनडीए का जो बहुमत है वो 370 के आसपास हो जाएगा और ये बिल पास होगा। बिल्कुल, लेकिन एक जो चीज है इसमें परिसीमन के साथ साथ जो वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ, इसकी भी बातचीत चल रही है। इसको लेकर के एनडीए के भीतर में भी जो कुछ जो दल हैं वो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, और जो डीएमके की आप बात करें, डीएमके का भी इस पे पूरा समर्थन नहीं है, और उनका महिला बिल पे भी उनका अपना रिजर्वेशन है, उनकी अपनी बात है। तो जो सांसद जीत के आए हैं वो तो उन्हें आखिरकार तो चुनाव में 2 साल के बाद तो जाना ही है, तो वो लेकर के जाएंगे कि नहीं। मैं आशीष जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आशीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आशीष जी, 2 चीज़ें, एक जो अभी रोशन जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी ऐसी बात चल रही है और सरकार शायद जो है वहाँ पर भी जो है जो हाल टीएमसी का हुआ उसी तरीके से वहाँ पर भी हो। लेकिन मैं अगर जो बात रोशन जी कर रहे हैं अगर वो बात सही है, और अगर अखिलेश यादव अब चाहे कि नहीं हम भी उनके साथ में कर दे, तो क्या एनडीए उनको लेगी? क्योंकि असल मुकाबला जो उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होने वाले हैं तो आपका
समाजवादी पार्टी के साथ होगा तो बीजेपी के पास तो एक मौका होगा कि भाई महिला विरोधी साबित करें इनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध जो महिला बिल का अगर किसी ने किया था लोकसभा में तो वो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने कोटा विद इन कोटा करके जो है इस बिल को जो है खारिज कर दिया था, बिल फाड़ दिया था इनफैक्ट इन लोगों ने। क्या आपको लगता है कि ये जो अभी अंदर में बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी के भीतर में, ये आगे बात बढ़ पाएगी और अखिलेश यादव भी समर्थन करेंगे? देखिए, बहुत कुछ चीजों पर निर्भर करता है। एक तो ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी भी जो है उसी लाइन पर जाती हुई दिख रही है जैसा कि अंदेशा है जिस पर कि टीएमसी जा रही है। जहां तक रही कि क्या समाजवादी पार्टी जो है इस बिल को सपोर्ट कर सकती है, तो हमें ये मानना चाहिए कि भारत के संसदीय इतिहास में से कई अवसर रहे हैं जब धुर विरोधी राजनीतिक दलों ने जो है मुद्दे विशेष पर जो है समर्थन दिया हो, और महिला आरक्षण विधेयक पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड जो है कुछ इसी तरह का क्लियर रखा है कि भाई हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे जो रिजर्वेशन है वो सामने होने चाहिए। एक बात पूरी परिचर्चा में जो मैं लाना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी टूट फूट की कवायद है, मुझे ये नहीं लगता है कि ये महिला आरक्षण विधेयक तक के लिए जो है किया गया है। ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक प्रयोग किया जा रहा है ये जानने के लिए कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। जहां तक सरकार में जुड़े हुए कुछ लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है जो राजनीतिक दल से हैं जी, ये सारी कवायद जो हो रही है वो समान नागरिक संहिता और एक देश एक चुनाव के लिए जो है ये पहले से जो है आंकड़े जुटाने की और उसको मजबूत करने की कोशिश हो रही है। और मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में वर्तमान में जो है बीजेपी के साथ खड़ी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी उन्होंने हाल ही में जो है उसका विरोध किया है, तो उनके पास इस स्टैंड को क्लियर करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और अगर समाजवादी पार्टी इस समय जो है अचानक से इस बिल का समर्थन कर देती है, तो मुझे भी नहीं लगता कि जो है भारत की जो वर्तमान राजनीति हो चुकी है उसमें, जैसा आप ये कह रहे हैं कि कोई भी दल जो है महिला विरोधी होता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि टीएमसी के ऊपर महिला विरोधी होने का कोई ठप्पा लग सकता है। अगर एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए तो टीएमसी को जो महिला विरोधी हम बता सकते हैं। जनता जब वोट देने जा रही है और जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, जब आज की तारीख में वही संदेहास्पद है, क्योंकि दो तरह से लोग बटे हुए हैं। एक तो जो लोग ये मानते हैं कि हाँ जो चुनाव आ रहे हैं वो वस्तुतः जनमत है, और दूसरा वो लोग मान करके चल रहे हैं कि जो इसको जनमत मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो लोग जनमत मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर उनकी राय से अगर आप देखेंगे एक बड़ा धड़ा है आज की तारीख में, तो वो तो आपसे साफ साफ ये कहेगा ना कि चुनाव जो है मुद्दों पर हो ही नहीं रहा है। तो बड़ा मुश्किल ये बात कहना है कि ये किसी तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि महिला विरोधी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। आशीष जी, ये कोई पहली बार तो नैरेटिव हो नहीं रहा है। 2010 में तो बिल पास भी हुआ था, जब इसको पेश किया था मनमोहन सिंह ने, तो उस समय भी तो यही चर्चा थी कि भैया अगर आप जो नहीं इसका समर्थन कर रहा वो महिला विरोधी है। और जो उस समय मुलायम सिंह यादव पे और लालू यादव पे जो आरोप लगे थे वो इसी बात के आरोप लगे थे कि वो महिला विरोधी हैं। और एक जो बात है कि समाजवादी पार्टी जो कह रही है, समाजवादी पार्टी का तो अपना एक अलग स्टैंड है, क्योंकि वो कह रहे हैं मुसलमानों को भी आरक्षण चाहिए, महिला मुसलमानों को दो। मतलब जान रहे हैं कि अगर वो आप मांगेंगे, वो करेंगे, तो कोर्ट में जाकर के आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मांग नहीं सकते, आप वो खारिज हो जाएगा। बावजूद इसके एक मैसेज देने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें, जो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुसलमान महिलाओं को भी जो है इसमें आरक्षण चाहिए। ये बात तो सिर्फ जो है एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है, क्योंकि हमें ये पता है कि जिनको जो है एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही रखा गया है, उसमें जो भी धर्म के लोग एससी, एसटी या ओबीसी की कैटेगरीज में आ सकते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। अब तमाम स्टेट्स में वैसे मुझे लगता है कि एससी, एसटी या ओबीसी में हम लोग को रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एससी, एसटी का नहीं, मैं वो मुलायम वो जो समाजवादी पार्टी का नैरेटिव है मैं उस पर बात कर रहा हूँ जी, कि वो जो पॉइंट लाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी गिवन है। बस ये है कि वो इन द नेम ऑफ रिलीजन न दे करके उस रिलीजन को उस क्लास विशेष में जो है उन्होंने इंक्लूड कर रखा है ऑलरेडी, वो एक्सक्लूडेड नहीं है। तो वो तो कहीं से नैरेटिव बनता ही नहीं जो समाजवादी पार्टी। ये तो पहले से ही है ना सर। वो उनका कहना था कि जो लोग एससी, एसटी में हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो रिजर्वेशन के दायरे में बाहर हैं उनके लिए कह रहे थे वो, क्योंकि रिलीजन आप देंगे तो जो रिजर्वेशन के बाहर हैं उनको मिलेगा ना उसका फायदा, क्योंकि ये रिजर्वेशन जब मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन जो है हमारे यहाँ रिलीजन के बेस पर दिया ही नहीं जा सकता है अनटिल एंड अनलेस की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा अमेंडमेंट ना किया जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है
उसको जो है एक्सेप्ट ना कर ले। सुप्रीम कोर्ट कल किस बात को एक्सेप्ट करेगा हम नहीं जानते हैं, पर मुद्दे पर वापस आते हैं। जो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वास्तव में इस तरह के इश्यूज आज वर्क कर रहे हैं? आज के राजनीतिक विश्लेषक हम में से चाहे जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कोई नहीं जानता है कि वस्तुतः चुनाव के परिणाम किन बिंदुओं पर निकल करके आ रहे हैं। जिस महिलाओं के खाते में कुछ पैसे डाल करके महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को सेट करने की बात की गई थी, वही जो है सिगुफा अगर आप उठा करके देखिए तो टीएमसी का जो है वेस्ट बंगाल में नहीं चल पाता है। तो किस मुद्दे पर नहीं, वहां तो है जो महिला सुरक्षा सबसे बड़ी बात थी, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं थी वहां पर, इसलिए उन्होंने विरोध में वोट दिया। भले ही महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जितने बड़े लेवल पे क्राइम हो रहे थे वहां पे, तो वो एक बहुत बड़ा वहां पर मुद्दा था। नहीं, मैं इस बात को जो है फिर से थोड़ा सा हम लोग आंकड़ों की बाजीगरी में चले जाएंगे। आज भी आप उठा करके देखिए कि जो केंद्र सरकार का अपना डेटा है, उस डेटे के जो राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके हिसाब से अगर आप जाकर के देखिए तो महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक जो है अत्याचार कहां पर हुए। ये बात अलग है कि कुछ अत्याचारों बंगाल में आपकी सरकार थी टीएमसी की, वो रजिस्टर्ड ही नहीं करती थी। वहां तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि वो अपराध रजिस्टर्ड नहीं करती थी, जिसमें भी कोई मुस्लिम उसमें आरोपी है तो वो रजिस्टर्ड नहीं करती थी। तो ये इसमें चर्चा करेंगे तो फिर दूसरी तरफ हम लोग डिरेल्ड हो जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे। और आपके लिए मैं इस पे स्पेशल चर्चा रखूंगा, मैं आपको इस पे स्पेशल बुलाऊंगा, अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहूंगा कि आशीष जी का नाम नोट कर लें। जब इस मुद्दे पे आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करना। मैं जो आपने जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की, मैं उस पर एक बार आना चाहूंगा। अभी तो मुद्दा आधारित लोग जो है समर्थन दे रहे हैं कि हम ये करेंगे महिला आरक्षण को लेकर के या परिसीमन को लेकर के, लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन है तो उसमें तो साउथ का के जो राज्य हैं वो तो तैयार ही नहीं है। तो अभी जो नंबर एनडीए जुटा रही है वो तो महिला आरक्षण के लिए, परिसीमन के लिए जुटा रही है। अगर आप उसमें वन नेशन वन इलेक्शन जोड़ेंगे तो फिर तो वो तो मुद्दा आधारित रहेगा नहीं, तो फिर तो आप करेंगे नंबर आएंगे नहीं आपको। रोशन जी, मैं इसी बात को लेकर के जी मैं इसमें एक बार रोशन जी का इस पर राय ले लूं, फिर आप पे आएगा। रोशन जी, आप कैसे कहेंगे, क्योंकि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन पे तो सारे राज्यों में अलग अलग हैं लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें आपको संसद में तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन आपको आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा से भी पास होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी बीजेपी एनडीए की देश में 22 राज्यों में सरकारें हैं, तो इसलिए वो चिंता भी आप छोड़ दीजिए कि ये राज्यों से पास नहीं होगा। 22 राज्यों से पास हो जाएगा तो इसको मान लिया जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ टेक्निकल दिक्कत है। 22 राज्यों से पास होने के बाद भी उसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में। हाँ, तो 2/3 मेजोरिटी आपको डीएमके से मतलब डीएमके तो नहीं देगी ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। अभी मैंने क्या कहा आपसे कि डीएमके का अभी आप 2-4 दिन में देख लीजिएगा, उनकी पार्टी का वही हाल होने वाला है जो टीएमसी का हो रहा है। दरअसल क्या है, इस वक्त अब आने वाले समय में इस देश में 2 ही दल होंगे नेशनल पार्टी, एक कांग्रेस होगी और एक आपकी बीजेपी होगी। ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये किसी तरह से इनकी कमर टूट जाएगी या ये खत्म हो जाएंगे। जनता इनको, क्योंकि जनता को भी लग रहा है कि हमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आखिरी कमेंट इसी मुद्दे पे ले रहा हूं क्योंकि इस प्रोग्राम को भी वाइंड अप करना है मुझे। मैं आशीष जी से इसी पे कमेंट लूंगा। जी आशीष जी। जी देखिए, मैं काफी हद तक जो है रोशन जी से सहमत हूं, पर मुझे जहां तक ये लग रहा है कि जैसे डीएमके वगैरह के टूट को देख रहे हैं, मैं इसको ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहा हूं। मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी अपने दम पर उस 2/3 को टच करने की कोशिश कर रही है, और जो क्षेत्रीय दल हैं, केवल विपक्ष के ही नहीं, कहीं न कहीं जैसे जेडीयू हो गई, टीडीपी हो गई, उनके भी महत्व को धीरे धीरे कम करती चली जाएगी। वो अकेले के दम पर, जो सिंगल पार्टी अब तो अपना नंबर तो सर उनके पास है नहीं। अब तो अगले इलेक्शन के बाद ही उनका नंबर होगा। अभी तो उनके पास है नहीं नंबर। अभी तो एनडीए के पास भी केवल नंबर है। टीएमसी टूटे, आज टीएमसी भले ही वो किसी और अन्य दल में गए, पर हम सभी जानते हैं ना कि टेक्निकली बिल्कुल सही कहा, जो है वो तो बीजेपी के ही गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। बिल्कुल ये बड़ा अच्छा एक विश्लेषण हम लोग इसको कर सकते थे। समय अभाव है, बिल्कुल समय का अभाव है। आशीष जी, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। बार बार मेरे कान में कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए, तो मैं आपको क्षमा मांगते हुए इसको यहीं पर रोक रहा हूं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी आपका, रोशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं। जब मैं लौट के आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि किस तरीके से योगी जी ने जो मुहर्रम को लेकर के नया दिशा निर्देश जारी किया है, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है वो भी आपको बताएंगे। जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस आता है छोटे से ब्रेक के बाद।